छात्रों, अब हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जिनको जानना भी विषय को बोधगम्य बनाना होगा, जिनके विषय में जानना और समझना उचित रहेगा। तो सबसे पहले सूक्ति है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। इसमें कवि ने इस बात पर बल दिया है कि जो कवि केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कविताएं करते हैं, तो उनकी ये कविताएं एकांगी कविताएं ही कही जा सकती हैं। ये उद्देश्यपरक कविताएं नहीं हो सकती, ये समाज कल्याण की कविताएं नहीं हो सकती। जब तक कि उनमें उचित उपदेश न दिया गया हो, समाज की कल्याण की बात न कही गई हो, तब तक वे कविताएं संपूर्ण कविताएं नहीं कही जा सकती हैं। तो इसलिए कविता करने में कवि के यश की प्राप्ति, संतोष की प्राप्ति तो होती ही है। इसके साथ ही कविता के माध्यम से कवि उचित उपदेश देकर समाज के लिए एक उचित रास्ते पर भी ला सकता है। तो यह कविताकारों के लिए अत्यंत आवश्यक है। समाज में जो भी घटित हो रहा है, उसको प्रस्तुत कर उस पर चिंतन और मनन करने के लिए बाध्य करना कवि का परम कर्तव्य होता है। इस प्रकार से अपनी कविता को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे पाठक वर्ग उस कविता को पढ़कर उस पर चिंतन और मनन करने के लिए बाध्य हो जाए, जिससे हम समाज की कल्याण और सुधार की बात कर सकें। अगला बिंदु है कि जनतंत्र में जनता और सरकार के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती है। छात्रों, इस जनतंत्र में यदि सरकार ये चाहे कि उसका जनता से कोई सरोकार नहीं, उसका दायरा जनता से अलग है, और यदि जनता ये चाहे कि वह सरकार से असंप्रक्त है, तो ऐसा कहना या सोचना उचित नहीं है, क्योंकि जनता के कार्य सरकार को प्रभावित करते हैं और सरकार के कार्य जनता को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
जनता के कार्य से यदि कोई क्षति होती है तो वह सरकार की क्षति होती है, और यदि सरकार की किसी नीति के कारण जनता का कोई नुकसान होता है तो यह भी जनतंत्र के लिए अत्यंत दुखदायी होता है। तो इस प्रकार से जनतंत्र में जनता और सरकार के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती है। उसके बाद अगला बिंदु है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। यद्यपि मनुष्य कर्मठ होता है, उसे कर्म पथ पर अग्रसर रहना होता है, तथापि मनुष्य के जीवन में कभी कभी विषम परिस्थितियाँ बन जाती हैं और उन परिस्थितियों के समक्ष मनुष्य स्वयं को असहाय देखता है, क्योंकि साहित्य में इस बात पर कई बार जोर दिया गया है। कई पात्र न चाहते हुए भी उन कार्यों को परिस्थितिवश करते हुए दिखाए गए हैं जो कि उनको पसंद नहीं थे। तो इस प्रकार से ये बताने का प्रयास रहा है कि परिस्थितियाँ इतनी विषम हो जाती हैं कि उन परिस्थितियों की जाल को तोड़ पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पाता है, और उन प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में व्यक्ति उलझकर रह जाता है। चाहे आषाढ़ का एक दिन की नायिका रही हो, चाहे चित्रलेखा उपन्यास की बात की जाए, साहित्य में कई स्थानों पर ऐसा देखने को मिलता है कि पात्र न चाहते हुए भी कुछ ऐसे कार्य करने को बाध्य होते हैं क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ अत्यंत विषम होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। अगला बिंदु है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो उसे फेंक दे मोह स्मृति के पार। छात्रों, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। विज्ञान के द्वारा मनुष्य ने जो भी प्रगति पाई है, जो भी तकनीकी अर्जित की है, उसका प्रयोग यदि वह मानव कल्याण के हित में करता है, यदि लोक मंगल के लिए करता है, यदि मानव के हित के लिए करता है, तो निश्चित रूप से वह वरदान के रूप में सिद्ध होता है। परंतु यदि वही तकनीकी, वही ज्ञान, वही शक्ति यदि मनुष्य को नष्ट करने के लिए, मनुष्य को असुरक्षित करने के लिए, यदि मनुष्य के विनाश के लिए अपनाई जाए तो निश्चित रूप से उसके परिणाम घातक होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में उनको कवि का ये मानना है कि छोड़ देना ही ठीक रहता है, त्याग देना ही ठीक रहता है। तो इसलिए ऐसी तकनीकी और ऐसे ज्ञान को छोड़ देना ही उचित रहता है। उसके बाद अगला बिंदु है आधुनिक हिंदी कविता। छात्रों, हिंदी साहित्य में आधुनिक
हिंदी कविता का प्रारंभ सन 1850 से माना जाता है। इसके लिए आधुनिक काल की संज्ञा दी जाती है और आधुनिक काल जब से शुरू होता है तभी से आधुनिक हिंदी कविता की शुरुआत होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 के लिए हुआ था और कुछ विद्वान 1850 से ही इस काल का प्रारंभ मानते हैं। तो आधुनिक काल का कुछ लोग प्रारंभ 1857 से मानते हैं, तो कुछ लोग आधुनिक काल का प्रारंभ 1868 से मानते हैं। तो इस प्रकार से एक निश्चित समय न देकर इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल शुरू होता है और इस 19वीं शताब्दी के मध्य से जो शुरू होता है उसमें अनेक कालों में उस कविता को विभाजित किया गया, चाहे वह भारतेंदु युग हो, चाहे वह द्विवेदी युग हो, चाहे छायावाद हो, चाहे प्रगतिवाद हो, चाहे प्रयोगवाद हो, चाहे नई कविता हो, चाहे समकालीन कविता हो, चाहे साठोत्तरी कविता हो, सारी कविता आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत आधुनिक काल से ही मानी गई है। तो इस प्रकार से छात्रों, मैं समझता हूँ कि आपने जरूर ही इनको समझा होगा। धन्यवाद।